क्या देश में वंदे मातरम को लेकर फिर से हंगामा होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बंगाल की नई सरकार ने भी प्रदेश में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया। पश्चिम बंगाल की शुवेंदु सरकार के आदेश के बाद राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली के दौरान आज से वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए गए और कहा गया कि नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। वहीं कुछ जगहों पर मॉनिटरिंग के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग रखने की भी बात सामने आई है। सरकार का यह मानना है कि इससे छात्रों में देशभक्ति, अनुशासन, राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत होगी। इससे पहले स्कूलों में सिर्फ जनगण मन गाया जाता था, लेकिन अब वंदे मातरम को भी प्रार्थना का हिस्सा बनाया जाएगा। तो बंगाल में वंदे मातरम पर यह फैसला। सब विद्यालय वंदे मातरम सोमवार থেকে দিয়ে বিদ্যালয় শুরু করতে হবে, সেই নোটিশটা জারি সোমবার। तो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने भी वंदे मातरम गाने को लेकर आपत्ति जताई है। बता दें कि मौलाना साजिद रशीदी का कहना यह है कि वंदे मातरम शुरू से ही विवादों का विषय रहा है। आजादी की लड़ाई के वक्त 6 पंक्तियों को हटाया गया था, जिन पर ऐतराज था, और अब सरकार ने उसे फिर से जारी कर दिया। इसकी आखिरी पंक्तियां इस्लाम के विरुद्ध है, इसीलिए वंदे मातरम के समय खड़े हो जाएं, लेकिन इसे गाएं नहीं, क्योंकि ये इस्लाम की आस्था के विपरीत है। में वो आखिर की पंक्तियां जिन पर ऐतराज था वो हटा दी गई थी। अभी तक वही चल रहा था, लेकिन इस सरकार ने आकर, बड़ा दुख होता है कि सरकार भी भेदभाव करती है। इस सरकार ने आकर वो 6 पंक्तियां फिर जारी कर दी और कहा कि इसको पढ़ना अनिवार्य है। 19 है। दूसरी बात यह है कि जब राष्ट्रगान हमारे पास है और उसको सभी लोग सहमति के साथ गा रहे हैं और उस पर कोई विवाद भी नहीं है, फिर भी आप एक नया गीत लाकर जो है उसको राष्ट्रगान से। पश्चिम बंगाल की शुवेंदु सरकार ने अपनी दूसरी कैबिनेट की बैठक में 5 अहम फैसलों पर मुहर लगाई। अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दे दी गई, जिसमें महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे। महिलाओं को बस में फ्री सफर का फैसला लिया गया है। 1 जून से सरकारी बसों में महिलाएं फ्री में सफर कर सकेंगी। बंगाल सरकार ने अपने कर्मचारियों, संबद्ध वैधानिक निकायों, शैक्षणिक संस्थानों के लिए 7वें राज्य वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। और धार्मिक वर्गीकरण पर आधारित कल्याणकारी योजनाएं अगले महीने से बंद की जा रही है। राज्य में ओबीसी आरक्षण की पात्रता और विसंगतियों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच पैनल का गठन किया जाएगा। तो ये जो 5 फैसले हैं वो लिए गए हैं कैबिनेट में और इन पर मोहर लग गई है। इन फैसलों की चर्चा हो रही है। सबसे बड़ा फैसला तो जो बस में महिलाएं हैं वो आसानी से सफर कर सकेंगी, और यही जो है मैनिफेस्टो में भी ऐड किया था। बीजेपी की तरफ से ये वादा किया गया था कि जो महिलाएं हैं उनको ये सुविधा दी जाएगी। पहले उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त बयान सामने आया है। एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने यह साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़कें आवागमन के लिए होती है, किसी भी व्यक्ति को उन्हें रोकने या सार्वजनिक रास्तों पर धार्मिक आयोजन करने का अधिकार नहीं है। सीएम योगी ने कहा, कोई भी चौराहे पर आकर तमाशा नहीं बना सकता। उन्होंने कहा कि धार्मिक कार्यक्रमों के लिए निर्धारित स्थल है और वहीं पर आयोजन होने चाहिए। ज्यादा लोग हैं तो नमाज शिफ्ट में पढ़िए। योगी ने कहा कि अगर नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे, प्यार से मानेंगे तो ठीक है, बाकी दूसरा तरीका तो है ही। मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे।
और अब बात करेंगे धार की भोजशाला की, जहां मेन गेट पर लगा एक पर्चा इस वक्त पूरे इलाके में भारी चर्चा और विवाद का विषय बन चुका है। इस पर्चे पर साफ तौर पर लिखा गया है, भोजशाला में गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध है। पर्चा भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा ने रविवार को संध्या आरती के बाद गेट पर चस्पा किया था। हालांकि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एएसआई के अधिकारियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस पर्चे को तुरंत वहां से हटा दिया। इस पर गोपाल शर्मा का यह कहना है कि जब हाई कोर्ट के आदेश के बाद हिंदुओं को प्रवेश दिया जा रहा है तो वहां गैर हिंदुओं का क्या काम है। उन्होंने कहा कि अब तिलक लगाकर भगवा धारण करके ही भोजशाला में प्रवेश मिलेगा। ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, जो न्याय दो मौजे ने जो कोर्ट का आदेश हुआ है इसमें स्पष्ट कहा है कि ये हिंदू मंदिर है। अब गैर समाज इसके अंदर आकर के किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि नहीं कर सकता, निकलेंगे 5-6 नहीं कर सकता, प्रवेश भी नहीं कर सकता। वो आएगा तो हिंदू पद्धति से आएगा। जिस प्रकार कोई हिंदू जब किसी अन्य धर्म वाले पे जाता है तो उनकी वहाँ का प्रोटोकॉल का पालन करता है। अगर वह गैर हिंदू अगर इस मंदिर में मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब मिशन राज्यसभा को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस हाईकमान राज्यसभा के लिए नए चेहरे की तलाश में जुट गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश से कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह का कार्यकाल जून 2026 तक खत्म हो रहा है। जानकारी के मुताबिक कमलनाथ, जीतू पटवारी, शोभा ओझा, अरुण यादव और मीनाक्षी नटराजन के नामों पर मंथन चल रहा है। जानकारों का मानना है जातीय समीकरण, युवा नेतृत्व, 2028 विधानसभा चुनाव की रणनीति को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया जा सकता है। एमपी कांग्रेस में अब मिशन राज्यसभा को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस हाईकमान राज्यसभा के लिए नए चेहरे की तलाश में जुट गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश से कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह का कार्यकाल जून 2026 में खत्म हो रहा है। दिग्विजय सिंह पहले ही राज्यसभा जाने से मना कर चुके हैं। मध्य प्रदेश से जो सीट है वो सीट में मौजूदा सांसद हैं दिग्विजय सिंह। हालांकि उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो वापस दोबारा राज्यसभा नहीं आएंगे। दिग्विजय सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, तो ऐसे में राज्यसभा के लिए कई नामों पर चर्चा की जा रही है। कई फेस ऐसे हैं जो खुद को राज्यसभा के लिए दावेदार बता रहे हैं। कई नामों की चर्चा है, लेकिन कमलनाथ खुद को दावेदारों की लिस्ट में सबसे आगे बता रहे हैं। वहीं जीतू पटवारी का नाम भी चर्चा में है। अभी जीतू पटवारी एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव का नाम भी चर्चा में है। महिला फेस के तौर पर शोभा ओझा और मीनाक्षी नटराजन का नाम भी राज्यसभा की रेस में बताया जा रहा है। हाल ही में कमलनाथ ने दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात की थी, जिसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कमलनाथ को राज्यसभा का टिकट मिल सकता है। नाम की अगर बात करें तो सूत्र बता रहे हैं कि पिछले दिनों कमलनाथ ने आलाकमान से मुलाकात की थी। उनकी मुलाकात सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी से हुई थी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी वो मिले थे। ये बताया जा रहा है कि वो भी चाहते हैं कि उनको राज्यसभा भेजा जाए। अन्य नाम की अगर चर्चा करें तो ऐसे में वहाँ से मीनाक्षी नटराजन भी हैं जो दावेदारी कर रही हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं वो भी राज्यसभा आना चाहते हैं। अरुण यादव हैं जो कि पहले अध्यक्ष वहाँ से रहे, और शोभा ओझा जो कि महिला कोटे से पहले महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हैं। एमपी में कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कि हर कोई टिकट की दौड़ में है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के आरोप पर पलटवार किया है। राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस में मंथन तेज हो गया है। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान जातीय समीकरण, युवा नेतृत्व और 2028 विधानसभा चुनाव की रणनीति को ध्यान में रखकर इस पर फैसला करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।